हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। पॉइंट टू डिस्कस में आज का टॉपिक है एफआईआर। तो एफआईआर पे हम क्या बात कर सकते हैं? एफआईआर में बहुत कुछ चीज़ें हैं बात करने के लिए। एफआईआर क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि एफआईआर बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है और आज हम आपके नॉलेज में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो एफआईआर को आज हम समझेंगे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो कि पहले का सीआरपीसी था, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि एफआईआर क्या होता है। ठीक है, तो एफआईआर पहले हम समझते हैं एफआईआर क्या होता है। तो एफआईआर होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि पहली जानकारी जो आप देते हैं पुलिस को। जो भी जानकारी आप, जो भी पहला कदम होता है अपनी बात को रखने का, वो होता है एफआईआर। ठीक है, एफआईआर किसको दिया जाता है? उसको दिया जाता है जिसको अधिकार होता है कानून की रक्षा करने का। ठीक है, दूसरी चीज़, एफआईआर किस ऑफेंस के लिए होता है? क्या मतलब कि हर ऑफेंस के लिए एफआईआर होता है? नहीं, ऑफेंस ऐसा होना चाहिए जो कि कॉग्निजेबल हो। कॉग्निजेबल मतलब यानी कि नॉन बेलेबल हो। ऐसा ऑफेंस जो कि जिसमें आसानी से बेल ना मिले या फिर बेल मिलने की में बहुत ही प्रॉब्लम हो, जल्दी से बेल ना मिल पाए, उसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कौन फाइल कर सकता है एफआईआर? तो एफआईआर फाइल कर सकते हैं दो तरीके के लोग। पहला विक्टिम, दूसरा विटनेस। विक्टिम कौन होता है? जैसे मान चले किसी पे किसी ने मर्डर का कोशिश किया, ठीक है, और वो व्यक्ति बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर का तो केस होगा। और वो व्यक्ति खुद जाकर अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता है, एफआईआर लिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो विक्टिम है, क्योंकि उस पर खुद वो जुर्म का शिकार है या फिर उस पर खुद मतलब उस पर हमला हुआ। ठीक है, दूसरा विटनेस। अगर जैसे रोड पे कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है और उसने चोरी होते हुए देख लिया, मर्डर होते हुए देख लिया, तो वो क्या है? वो विटनेस है, वो आई विटनेस है, उसने अपनी आंखों से देखा है, तो वो भी एफआईआर लिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा समझते हैं मोड ऑफ सबमिशन, कि कितने तरीके से हम एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। तो एफआईआर दर्ज कराने के मुख्यतः तीन तरीके होते हैं। ठीक है, एफआईआर दर्ज कराने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ओरल, यानी कि मौखिक रूप से आप बोल के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। देखिए, आपने सुना होगा ई एफआईआर का एक कॉन्सेप्ट है कि आप ई एफआईआर नहीं, वेबसाइट से भी जाके आप आपके जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसके वेबसाइट पे जाके आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है पेपर सबमिशन, यानी कि आप लिख के, एक बाकायदा लिख के एप्लीकेशन दे के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से एफआईआर दर्ज होता है। आगे हम समझते हैं कि कॉग्निबल ऑफेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कॉग्निबल ऑफेंस उसको बोलते हैं जो कि नॉन बिलेबल होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही शॉर्ट में जैसे मैंने बता दिया। कॉग्निबल ऑफेंस उसको बोलते हैं जिसमें अगर कोई जुर्म हुआ है तो पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करता है तो बिना किसी वारंट के वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। वैसे ऑफेंस को कॉग्निबल ऑफेंस बोलते हैं। यानी कि जैसे कि अगर कोई मर्डर किया है, ठीक है, तो मर्डर करने का अगर एफआईआर दर्ज हो गया है तो पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो वारंट का, यानी कि मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट का वेट न करते हुए भी, कोर्ट से ऑर्डर न लेते हुए डायरेक्ट एक्शन लेकर अरेस्ट कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉग्निबल ऑफेंस, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। कॉग्निबल ऑफेंस हम उसी को बोलते हैं जो कि बहुत ही मतलब हार्ड क्राइम के लिए बोल सकते हैं, कि बहुत ही हीनियस या फिर हार्ड क्राइम के लिए हम कॉग्निबल ऑफेंस उसको ही बोलते हैं। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि अगर पुलिस को क्या कंपलसरी होता है एफआईआर लिखना? अगर कोई पहुंच जाए पुलिस स्टेशन, अगर वो एफआईआर लिखाना का मतलब चाहता ही है कि नहीं मेरा एफआईआर दर्ज हो, तो क्या पुलिस इसके लिए बाध्य है? बिल्कुल हाँ, पुलिस बाध्य है। ये मैंडेटरी होता है, ऐसा बीएनएसएस में लिखा हुआ है कि मैंडेटरी होता है कि पुलिस मना नहीं कर सकता है एफआईआर लिखने से। ठीक है, लेकिन बशर्ते कि वो कॉग्निबल ऑफेंस होना चाहिए, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेलेबल ऑफेंस हो और उसके लिए आप जाएं तो उसमें वो पुलिस उसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, नॉन कॉग्निबल ऑफेंस के लिए पुलिस बाध्य नहीं है, सिर्फ कॉग्निबल ऑफेंस के लिए पुलिस बाध्य है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि अगर आप एफआईआर नहीं दर्ज कराते हो
तो उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आप टाइम पे एक्शन नहीं ले पाएगी पुलिस, जस्टिस जल्दी नहीं मिल पाएगा, जो भी विक्टिम हो या फिर उसको अगर कोई खतरा हो तो उसको बचाव के लिए भी हम सहायता नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है और ये ड्यूटी होता है हर इंसान का, हर समाज के व्यक्ति का, कि वो एफआईआर अगर उसको आवश्यकता लगती है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर उसके अगल बगल में किसी के साथ या फिर कोई भी ऐसा, अगर वो विक्टिम हो या खुद विटनेस हो, तो वो एफआईआर दर्ज करा सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कितने तरीके के एफआईआर होते हैं। तो एफआईआर ऐसे आमतौर पे हर कोई जानता है कि एफआईआर किसको बोलते हैं, तो सब मोस्टली जानते हैं जनरल एफआईआर के बारे में। ठीक है, कि जनरल एफआईआर के बारे में हर व्यक्ति जानता है। क्या होता है जनरल एफआईआर? जैसा मैंने अभी तक बताते आ रहा हूँ एफआईआर के बारे में, वही होता है जनरल एफआईआर, कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए विक्टिम या फिर विटनेस जाके एफआईआर जो भी पुलिस स्टेशन में ओरल या फिर ई एफआईआर या फिर एप्लीकेशन के थ्रू जो भी दर्ज कराता है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल एफआईआर। दूसरा होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर किसको बोलते हैं? कि कोई भी एफआईआर आप कहीं पे भी दर्ज करा सकते हैं और उसको बाद में फिर आपके पुलिस स्टेशन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे मान चलिए कि आपके साथ कोई भी क्राइम कहीं भी हुआ हो, ठीक है, आपके साथ, अगर आप रोड पे जा रहे हो, आप रहने वाले हो दिल्ली के और आप बनारस में या फिर कहीं पे भी रोड पे जा रहे हो और आपके साथ कोई अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, तो आप वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो भी होगा, आप वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज करा सकते हो। ठीक है, ये होता है जीरो एफआईआर। इसके लिए कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, यानी कि अधिकार क्षेत्र की यहाँ बात नहीं हो रही है कि आप रहने वाले हो दिल्ली के तो दिल्ली में ही जाके आप एफआईआर दर्ज कराओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बनारस में भी करा सकते हो और जब आप चाहोगे या फिर कुछ समय बाद पुलिस खुद से ही आपके जो भी आपके घर के, आपके एड्रेस के नज़दीक में जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देगी एफआईआर को। ठीक है, क्रॉस एफआईआर किसको बोलते हैं? क्रॉस एफआईआर उसको बोलते हैं जैसे कि दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ, जो एक्यूज़ है, मान चलिए एक दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ, एक ने एक को पीट दिया, ठीक है, तो जो पीटा है वो भी एफआईआर करा रहा है उस अगले व्यक्ति के खिलाफ, और जो पीटने वाला है वो भी एफआईआर करा रहा है अगले व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। ठीक है, चौथा होता है मल्टीपल एफआईआर, यानी कि एक ही क्राइम हो, जैसे कि कोई विवादित बयान किसी ने दे दिया, ठीक है, सपोज डैट कोई विवादित बयान, कोई व्यक्ति है वो मुंबई में बैठ के या फिर दिल्ली में बैठ के कोई विवादित बयान दे दिया, कोई ऐसा विवाद जिससे सोसाइटी को थोड़ा सा चोट लगे, तो मल्टीपल एफआईआर उसको बोलते हैं। उसी व्यक्ति के खिलाफ नासिक में भी एफआईआर हो गया, गुवाहाटी में भी एफआईआर हो गया, नोएडा में भी एफआईआर हो गया, चेन्नई में भी एफआईआर हो गया। तो ये क्या हुआ कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही क्राइम के लिए, एक ही चीज़ के लिए, एक ही बात के लिए बहुत जगह जगह पे एफआईआर हो गया, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एफआईआर। ठीक है, उसके बाद हम चल समझते हैं कि प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एफआईआर क्या होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी एफआईआर कराते हैं तो उसको आप कैसे उस चीज़ से डील करते हैं, पुलिस उस चीज़ से कैसे डील करती है, अगर पुलिस टाइम पे एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है, पुलिस उसका एफआईआर ली, अब जो जो चीज़ बोले उसमें पुलिस कोई चीज़ छोड़ दी है या फिर कुछ चीज़ों में पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, या फिर जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लापरवाही हो, ठीक है, वो सब भी इसमें कवर होता है। वो सब भी आप जैसे बोल सकते हो कि पुलिस उसके लिए जिम्मेवार होती है कि पुलिस ये देखती है या फिर कोर्ट ये देखती है कि जो भी स्टेप्स होते हैं एफआईआर के और एफआईआर के बाद के, वो सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी डिस्कशन करना हो या जो भी कन्फ्यूजन हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब एंड कमेंट।